काकू जय हिंद। आइए प्रारंभ करते हैं 2023 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 फरवरी से बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड का फाइनल एग्जाम होने वाला है। तो प्रतिवर्ष यह देखा जाता है कि क्वेश्चन बैंक से 70 से 80% प्रश्न क्रमिक रूप से आते रहता है। तो हम लोग आज की क्लास में इतिहास पाठ 1 और पाठ 2 से 2000 ध्यान देंगे। यहां देखेंगे पाठ 1 इतिहास पाठ 1 और पाठ 2 और 2009 से लेकर 2021 तक जितने भी प्रश्नों को पूछा गया है लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, उसी प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। इस क्रम में सबसे पहला प्रश्न है, कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं? कार्बन 14 विधि क्या है या कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं? इस प्रश्न को 2010, 2015, 2021 और 2022 में पूछा गया है। हालांकि देखा जाए तो इस प्रश्न को प्रतिवर्ष पूछा जाता है और इस वर्ष भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो अगर आपके सामने प्रश्न आता है कि कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं या कार्बन 14 पद्धति क्या है, तो आप लिखेंगे कार्बन 14 पद्धति जीवाश्म के उम्र निर्धारण की एक पद्धति है। कार्बन 14 पद्धति जीवाश्म के उम्र निर्धारण की एक पद्धति है। सभी जीवित प्राणियों के शरीर में कार्बन 12 और कार्बन 14 की मात्रा समान रूप से मौजूद होती है। लेकिन जब जीव की मृत्यु हो जाती है तो उसके शरीर से कार्बन 14 धीरे धीरे कम होने लगता है। तब भौतिक शास्त्री कार्बन 12 से कार्बन 14 की तुलना करके जीव के उम्र का निर्धारण करते हैं। इस विधि की खोज 1946 ईस्वी में अमेरिका के रसायन शास्त्री BF लीवी ने किया था। और एक विशेष बात बता दें कि कार्बन 14 का कार्बन का अर्धायु 5568 प्लस माइनस 30 वर्ष होता है। मतलब जीवाश्म से कार्बन को आधा निकलने में 5568 प्लस माइनस 30 वर्ष का समय लगता है। दूसरा प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारणों को बताएं। आपको बता दें, हमने देखा कि 2012, 2018, 2020, लेकिन मैं आपको बता दूं 2009 से लेकर 2021 तक प्रतिवर्ष इस प्रश्न को पूछा गया है। हमने एक डाटा देने के लिए आपको 12, 18 और 20 बता दिया, लेकिन इस प्रश्न को प्रतिवर्ष पूछा जाता है और इस वर्ष भी पूछा जाएगा। तो पहला है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। मैं आपको बता दूं, हड़प्पा सभ्यता की जगह यहां पर लिख देगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य नाम हड़प्पा की सभ्यता भी है, या हड़प्पा सिंधु सभ्यता को हम हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों को लिखें, तो आप उत्तर लिखेंगे कि हड़प्पा की सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। मतलब हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग राय दिया है। जैसे मार्शल, मैके, एसा राव, इन विद्वानों का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का मूल कारण सिंधु नदी में आई प्रलयकारी बाढ़ था। मतलब सिंधु नदी में बाढ़ आया, उस बाढ़ के कारण हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गया। दूसरा विचार दिए हैं मार्टिन व्हीलर, पिगट,
इन विद्वानों का कहना है कि विदेशियों का आक्रमण, मतलब हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र में विदेशियों का आक्रमण हुआ और उन विदेशियों के आक्रमण से भयभीत होकर हड़प्पा सभ्यता के लोग वहां से अन्य जगह पलायन कर गए। तीसरा विचार दिया आर्नेस्टाइन, एनएन घोष। इन विद्वानों ने कहा कि जलवायु परिवर्तन, मतलब जलवायु में परिवर्तन हो गया, या तो ठंडी बहुत ज्यादा ठंडी हो गया या गर्मी बहुत ज्यादा गर्म हो गया। तो जलवायु में परिवर्तन के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, ऐसा विचार एनएन घोष और आर्नेस्टाइन का है। अगला विचार दिए हैं माधव स्वरूप वत्स। माधव स्वरूप वत्स का कहना है कि नदी के जल मार्ग में परिवर्तन, मतलब नदी ने अपने मार्ग को बदल दिया जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट हो गई, इस कारण वहां से लोग पलायन कर गए। अगला विचार केयूआर कैनेडी। इनका मानना है कि मलेरिया और महामारी का प्रकोप आ गया हड़प्पा क्षेत्र में। हड़प्पा के क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता के इर्द गिर्द मलेरिया और जैसे महामारी का प्रकोप फैल गया और इस समय इसके उपचार का कोई दवा था नहीं, इस कारण सारे लोग काल के गाल में समा के मृत्यु को प्राप्त कर लिए। अगला प्रश्न है पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। 2 अंक का प्रश्न है, कई बार पूछा गया है कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। तो आप लिखेंगे पुरातत्व संस्कृत भाषा के 2 शब्द पूरा और तत्व के मिलने से बना है। पुरातत्व संस्कृत भाषा के 2 शब्द, ध्यान देंगे, पुरातत्व संस्कृत भाषा के 2 शब्द पूरा और तत्व के मिलने से बना है। इसमें पूरा का अर्थ प्राचीन होता है और तत्व का अर्थ सामग्री होता है। पूरा का अर्थ प्राचीन और तत्व का अर्थ सामग्री, मतलब धरती की खुदाई करने से जो प्राचीन वस्तु प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, पुरातत्व कहते हैं। और पुरातत्व का उदाहरण क्या है, सिक्का, हड्डी, स्मारक, ये है पुरातत्व के उदाहरण। नेक्स्ट प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के जल निकासी पर प्रकाश डालें। मतलब हड़प्पा सभ्यता में जल को निकलने के लिए कौन कौन सी सुविधा थी। तो आप लिखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी की समुचित व्यवस्था थी। मतलब हड़प्पा सभ्यता से जल को, घर से जल को बाहर निकलने के लिए लोगों ने समुचित व्यवस्था किया था। यहाँ के भवनों में निजी कुआं व स्नान घर थे, मतलब लोग अपने घर के अंदर ही, जो समृद्ध थे, संपन्न थे, अपने घर के अंदर ही कुआं और स्नान घर बना लिए थे। घरों के पानी नालियों के माध्यम से गली के नाली से जुड़ी थी। मतलब हर लोग अपने घर के पानी को बाहर निकालने के लिए नाली का प्रयोग करते थे और घर का जो नाली था वह गली के सड़क के नाली से क्या था, जुड़ा हुआ था। और गली की नालियां, मतलब गली के सड़क के किनारे जो नाली बनी थी वह मुख्य सड़क के किनारे बनी नाली से जुड़ा हुआ था, जो शहर से दूर जाकर किसी नदी या तालाब में जाकर गिरता था। और विशेष बात थी कि नालियां पत्थर की बनी शिलाओं से ढका हुआ था ताकि लोग दुर्घटना का शिकार न हो सके। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा उपयोग में लाई गई सिंचाई के साधनों का उल्लेख करें। मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने भूमि को सिंचाई करने के लिए किन किन साधनों का प्रयोग करते थे। तो आप पहले लिखेंगे कि सिंचाई कृषि का आधार होता है। मतलब बिना सिंचाई के, पौधा को बिना पानी दिए आप अच्छा पैदावार नहीं कर सकते। तो सिंचाई जो कृषि का आधार होता है। हड़प्पा सभ्यता कृषि प्रधान सभ्यता थी, मतलब यहाँ के लोग भी जीवन यापन के लिए खेती बाड़ी करते थे और कृषि का आधार सिंचाई होता है। मतलब खेती बाड़ी अच्छा तब होगी जब उसमें पानी पटाएंगे आप। यहाँ के लोग सिंचाई के लिए नहर, तालाब और कुआं का प्रयोग करते थे। मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग, यहाँ के लोग, मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने खेत में पानी पटाने के लिए क्या करते थे, सिंचाई करने के लिए क्या करते थे, नहर का प्रयोग खोदते थे, तालाब का यूज करते थे, कुआं का यूज करते थे। अब प्रमाण की बात करते हैं तो अफगानिस्तान के सोतुघई एक जगह है जहां से नहर का अवशेष मिला है। धौलावीरा से एक जलाशय, मतलब तालाब का प्रमाण मिला है। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर प्रकाश डालें। मतलब हड़प्पा सभ्यता कहां से कहां तक फैला था। तो आपको बता दें, सबसे पहले बात होगी कि हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,4
600 वर्ग किलोमीटर था। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण 1100 किलोमीटर तथा पूरब से पश्चिम 1600 किलोमीटर थी। इसकी आकृति त्रिभुजाकार थी। इसका सबसे उत्तरी स्थल की बात करते हैं तो बांडा, दक्षिणी स्थल दाइमाबाद, पूर्वी स्थल आलमगीरपुर और पश्चिमी स्थल कौन था? शुतका गेंडोर था। अगला प्रश्न है, 5 अंक का प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नगर निर्माण योजना पर प्रकाश डालें। 5 अंक का प्रश्न, इसे भी कई बार पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नगर निर्माण योजना पर क्या करें? प्रकाश डालें। आपका उत्तर होगा नगर निर्माण योजना सिंधु घाटी की सबसे प्रमुख विशेषता थी। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे प्रधान विशेषता थी वह नगर निर्माण योजना, मतलब शहर को बसाने की योजना सबसे प्रमुख विशेषता थी। सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों को ग्रिड प्रणाली के आधार पर क्या किया गया था? बसाया गया था। नगर ग्रिड प्रणाली पर बसे थे। नगरों की मूलभूत विशेषता, मतलब सबसे बड़ी विशेषता यह थी, नगर के निर्माण में एक रूपता देखने को मिली है। मतलब नगर जो भी बसा हो, सभी नगर के जो भवन थे, भवन की संरचना थी, एक समान का था। यद्यपि ये नगर एक दूसरे से काफी दूर थे। मतलब कहने का मतलब है नगर काफी दूर दूर था। 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, ऐसे ऐसे दूर पर एक दूसरे नगर थे। लेकिन फिर भी दूर होने के बावजूद भी सभी नगर की बिल्डिंग एक समान थी। सभी नगर किसी न किसी नदी के किनारे बसा था। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का जो भी शहर मिला हो, सब किसी न किसी नदी के किनारे। जैसे अगर हम हड़प्पा की बात करें, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे मिला है। अगर मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो जो था वह सिंधु नदी के किनारे था। मतलब सभी नगर किसी न किसी नदी के किनारे था। नगरों के निर्माण में ध्यान देंगे, नगरों के निर्माण में पकाई गई ईंट का प्रयोग किया गया था। मतलब घर जो बनता था वो पक्की ईंट का बना होता था। भवन एक निश्चित योजना के अनुसार बसाया गया था। उन्हें प्लानिंग करके, जैसे आजकल इंजीनियर को से प्लानिंग करके बिल्डिंग का डिजाइन बना के घर बना, तो ऐसे उस समय के लोग भी भवन को निश्चित योजना के अनुसार बनाते थे। नगर 2 स्तरीय था। एक का नाम था दुर्ग, दूसरे का नाम था निचला शहर। दुर्ग में धनी मनी लोग रहते थे। दुर्ग वैसे भवन को कहते हैं जिसके चारों ओर बाउंड्री होता, बीच में घर होता है। और निचले शहर में गरीब लोग निवास करते थे। घर इस प्रकार बनाया गया था कि उसमें एक किचन था, बाथरूम था। घर में, सभी घर में आंगन भी हुआ करता था और आंगन के चारों ओर क्या बने थे? कमरे बने हुए थे। सभी घरों के बगल से सड़कें गुजरती थी। सड़क के दोनों किनारे क्या बनी थी? नालियां बनी थी। सड़कें एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। मुख्य सड़क की चौड़ाई 10 से 12 मीटर थी। वहीं गली के सड़क की चौड़ाई कितनी थी? 3 मीटर थी। सड़कों पर रोशनी के लिए प्रकाश स्तंभ की व्यवस्था थी। घर के आगे कूड़ेदानी थी। खिड़कियां छोटी छोटी थी। घरों का जो मुख्य द्वार था गली की और सड़क की ओर खुलती थी, जो पर्दा प्रथा को इंगित करता है। इस तरह सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? नगर निर्माण योजना। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता को लिखें। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता निम्नलिखित है। पहली कि यह शहरी सभ्यता थी। दूसरी विशेषता थी कि इसका विकास सिंधु और उसकी सहायक नदी घाटी के आसपास हुआ था। तीसरी विशेषता थी यहां जल निकासी की समुचित व्यवस्था थी। चौथी विशेषता, इसमें सड़कों का जाल बिछा हुआ था। पांचवी विशेषता, यहां शासन व्यवस्था की देखरेख करने के लिए नगरपालिका जैसी संस्था थी। इसमें साफ सफाई की समुचित व्यवस्था थी। यह कांस्ययुगीन सभ्यता थी। यहां नगर उन्नत अवस्था में था। इसका व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया मतलब इराक, और फारस का मतलब हो गया ईरान।
मतलब मेसोपोटामिया और फारस इसका व्यापारिक संबंध था। शिल्प तथा उद्योग विकसित अवस्था में था। इसकी लिपि चित्रात्मक थी। यहाँ के लोग धातु कर्म से परिचित थे, मतलब मिश्र धातु का निर्माण किया करते थे। तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बनाना जानते थे। तो ये था एक पाठ नंबर 1 का महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार पूछा जाता है। अब आते हैं दूसरे नंबर पाठ में। तो पहला प्रश्न है, इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व। देखिए 9, 13, 16, 18, 20, 2009 से लेकर 2021 तक के बीच की बात करें तो यहाँ 5 बार प्रश्नों को पूछा गया है। तो इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है। अब लिखेंगे कि इतिहास लेखन में अभिलेखों का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि अभिलेख से हमें प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। दूसरा, अभिलेख हमें प्राचीन शासन व्यवस्था से अवगत कराती है। तीसरा, अभिलेख हमें प्राचीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्था से अवगत कराती है। अगला, अभिलेख से शासन के स्वरूप की जानकारी मिलती है। अभिलेख से हमें आर्थिक क्रियाकलाप की जानकारी मिलती है। तो इतिहास लेखन में अभिलेखों के महत्व की अगर हम बात करें तो प्राचीन राजवंश की जानकारी मिली, शासन व्यवस्था से अवगत करते हैं, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है, शासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है, आर्थिक क्रियाकलाप की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है कि कलिंग युद्ध का अशोक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आपको पता है ना कि कलिंग का युद्ध 261 बीसी में हुआ था। कलिंग का युद्ध कब हुआ था तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। और कलिंग पड़ता कहां है तो कलिंग पड़ता है ओडिशा में। उस समय उड़ीसा नाम था, आज ओडिशा नाम है। तो कलिंग के युद्ध का अशोक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, तब लिखेंगे कि कलिंग के युद्ध का अशोक के जीवन पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। पहला, कि अशोक ने इस युद्ध के बाद भेरी घोष की नीति त्याग दी और धम्म घोष की नीति अपना लिया। दूसरा, अशोक अपना संपूर्ण जीवन मानव कल्याण और प्रजा की सेवा में लगा दी लड़ाई के बाद। तीसरा, पर्यावरण संरक्षण और जीव संरक्षण पर अशोक ने ध्यान दिया। चौथा, धार्मिक यात्रा प्रारंभ किया। पांचवा, शैव धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म को क्या कर लिया, अपना लिया। अगला प्रश्न है कि समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की जाती है, क्यों। तो आपको पता होगा कि समुद्रगुप्त गुप्त वंश के सबसे महान राजा थे, प्रतापी राजा थे, और नेपोलियन फ्रांस के सम्राट थे। तो समुद्रगुप्त जो भारत के शासक थे और नेपोलियन जो फ्रांस के सम्राट थे, तो नेपोलियन से समुद्रगुप्त की तुलना क्यों की जाती है। तो समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से इसलिए की जाती है क्योंकि नेपोलियन अपने शासन काल में जितनी भी लड़ाइयां लड़ी उन सब लड़ाई में सफलता प्राप्त किया। ठीक उसी प्रकार समुद्रगुप्त भी साम्राज्य विस्तार के लिए जितनी भी लड़ाइयां लड़ी उन सभी युद्ध में सफलता को प्राप्त किया था। इसलिए समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से करते हैं। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को भी हर प्रतिवर्ष पूछा जाता है कि मौर्य काल के इतिहास के प्रमुख स्रोतों को, मतलब मौर्य काल के इतिहास के अध्ययन के, मौर्य काल के इतिहास के अध्ययन के प्रमुख स्रोतों को लिखें। तो आप लिखेंगे मौर्यकालीन इतिहास के अध्ययन के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं। नंबर 1, कौटिल्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र। दूसरा, मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया पुस्तक इंडिका। तीसरा, विष्णु पुराण। चौथा, विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया नाटक मुद्रा राक्षस। चौथा, अशोक के द्वारा जारी किया गया अभिलेख। और पांचवा है पाणिनि के द्वारा लिखा गया अष्टाध्यायी। इन स्रोतों से मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। फिर प्रश्न है कि महाजनपद किसे कहते हैं। महाजनपद क्या है या महाजनपद किसे कहते हैं। तो आपका उत्तर होगा कि महाजनपद जिसका शाब्दिक अर्थ बड़े राज्य होता है। महाजनपद जिसका शाब्दिक अर्थ बड़े राज्य होता है, अर्थात वह स्थान जहां लोग अपने कुटुंब, मवेशी व समुदाय के साथ मिलजुल कर रहते हैं, महाजनपद कहलाता है। मतलब जिस स्थान पर लोग अपने कुटुंब, मवेशी, समुदाय के साथ मिलजुल कर रहते हैं उसे महाजनपद कहते हैं। और प्राचीन काल में महाजनपदों की संख्या 16 थी। इसके नामों की सूची बौद्ध धर्म की पुस्तक अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म की पुस्तक भागवती सूत्र में हमको देखने को मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं। अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं। इस प्रश्न को भी कई बार पूछा जा गया है। तो अब लिखेंगे
अशोक के धम्म की बात करते हैं कि अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं, अब लिखेंगे अशोक जो मौर्य वंश के सबसे महान शासक थे। अशोक मौर्य वंश का सबसे महान और तीसरा शासक था। यह विश्व के इतिहास में जितना चक्रवर्ती राजा के रूप में प्रसिद्ध नहीं है, उससे कहीं ज्यादा अपने धर्म के लिए प्रसिद्ध है। मतलब अशोक मौर्य वंश का तीसरा राजा थे, बिंदुसार के पुत्र थे। जितना ज्यादा यह चक्रवर्ती राजा मतलब राजाओं के राजा के रूप में प्रसिद्ध नहीं, उससे कहीं ज्यादा यह अपने धर्म के लिए प्रसिद्ध है। वास्तव में अशोक का धर्म बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म नहीं था, बल्कि सभी धर्म की अच्छी बातों का क्या था, निचोड़ था। मतलब अशोक का धर्म कैसा धर्म था, तो मानव धर्म था। कौन धर्म था? मानव धर्म था। इसकी जानकारी हमें अशोक के 7वें शिलालेख से मिलती है। अशोक के धर्म की मुख्य बातें क्या थी? तो पहला, प्राणियों की हत्या नहीं करना। दूसरा, माता पिता की सेवा करना। तीसरा, बुजुर्गों की सेवा करना। चौथा, गुरुजनों का इज्जत करना। पांचवा, कम खर्च करना। छठा, मित्रों, परिचितों, ब्राह्मणों, दासों के साथ अच्छा व्यवहार करना। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपलब्धियों पर प्रकाश डालें। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के उपलब्धियों पर प्रकाश डालें। तो आप लिखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय जो गुप्त वंश का सबसे महान शासक था, या गुप्त वंश का महान शासक था। यह समुद्रगुप्त के पुत्र और उनका उत्तराधिकारी था। विक्रमादित्य इनकी क्या थी? उपाधि थी। इनका शासनकाल 375 ईस्वी से 414 ईस्वी के बीच था। इनका विवाह नाग वंश की राजकुमारी कुबेर नागा से हुआ था। इनकी पुत्री प्रभावती, पुत्र कुमार गुप्त। यह वैष्णव धर्म को मानते थे। मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य वैष्णव धर्म को मानते थे, लेकिन अन्य धर्मों के प्रति क्या सहिष्णु थे, मतलब सभी धर्मों का सम्मान करते थे। इनकी पहली राजधानी पाटलिपुत्र और उज्जैन इनकी दूसरी राजधानी थी। इनके दरबार में संस्कृत साहित्य के 9 बड़े बड़े विद्वान रहते थे, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। इनके शासनकाल में चीन के महान यात्री फाहियान भारत की यात्रा पर आए थे। इन्होंने दिल्ली में लौह स्तंभ का निर्माण कराया। इनके दरबार में शंकु, छपनक, घटकपर, बेताल भट्ट, बराहमिहिर, बररुचि, कालिदास, अमर सिंह और धन्वंतरी जैसे विद्वान इनके दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य के उत्थान एवं पतन के कारणों को लिखिए। 5 अंक का प्रश्न है कि मगध साम्राज्य के उत्थान मतलब उदय के क्या कारण थे और उसके पतन के क्या कारण थे। तो आइए सबसे पहले जानेंगे उत्थान के कारण, कि मगध साम्राज्य के उत्थान के मतलब उदय के या उत्कर्ष के क्या कारण थे। तो पहली बात बता दूं कि मगध की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति, मगध की जो बनावट थी, प्राकृतिक बनावट थी, एक विशेष प्रकार की थी। जैसे इसकी पहली राजधानी कहां थी? मगध की राजगीर थी, और राजगीर चारों ओर से 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर है। और दूसरी राजधानी कहां थी? पाटलिपुत्र, जो चारों ओर से नदियों से घिरा है। तो इसकी राजधानी सुरक्षित थी, जितना किसी के बस की बात नहीं थी। दूसरा कारण था मगध के उत्कर्ष का, कि मगध के जो राजा हुए नाम है बिंबिसार, अजात शत्रु, महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऐसे ताकतवर राजा हुए, जिसमें कुशल सेनापति का सारा गुण मौजूद था। यह भी अच्छे योग्य शासकों का होना, शक्तिशाली शासकों का होना भी मगध के उत्थान के कारण थे। इसके अलावा मगध के पास प्रचुर मात्रा में लोहे का भंडार था। भाई लोहे का भंडार था तो इससे आप बड़ी आसानी से कृषि यंत्र, लोहे का भंडार था, इसमें कृषि यंत्र और हथियार बनाना बड़ी आसान था। इसके बाद मगध के पास कोयले का भंडार था। भाई कोयला से ही लोहा को गलाकर उसको औजार बनाना संभव था। और अंतिम बात था कि मगध गंगा के मध्य मैदान में स्थित था, इस कारण यहाँ की मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ थी। इसके अलावा मगध के पास विशाल शक्तिशाली हाथी सेना था, जिसकी सहायता से किसी राज्य के दुर्ग को बड़ी आसानी से तोड़ सकते थे। अब सवाल है, तो मगध साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? पतन क्यों हो गया मगध साम्राज्य का? तो मगध साम्राज्य के पतन के कई कारण थे। इसमें पहला कारण था कि प्रजा में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव।
किसी भी राज्य के पतन का सबसे प्रमुख कारण में ये आता है कि लोगों में राष्ट्रीयता की भावना घट जाती है। दूसरा दूसरा कारण था पतन का कि अशोक ने भेरी घोष की नीति त्याग दिया, मतलब लड़ाई करने की नीति छोड़ दिया, और धर्म के रास्ते, धर्म घोष मतलब धर्म के रास्ते पर चढ़ना शुरू कर दिया। इसके अलावा अशोक ने सेना को भंग कर दिया, शस्त्र का परित्याग कर दिया। सेना को भंग कर देना भी मगध साम्राज्य के पतन का कारण बना। अशोक के द्वारा शस्त्र का परित्याग कर दिया जाना और राज परिवार में आपसी कलह। अशोक के मर जाने के बाद राज्य इतना बड़ा था कि सत्ता प्राप्त करने के लिए आपस में लोग लड़ाई झगड़ा करने लगे और विशाल साम्राज्य के लिए योग्य शासक का अभाव था। योग्य शासक का क्या था? अभाव था। तो योग्य शासक के अभाव में भी मगध साम्राज्य का पतन अवश्यंभावी था। इसके बाद साम्राज्य का बंटवारा हो गया, पूर्वी तथा पश्चिमी मगध। अशोक के मरने के बाद इनके पुत्रों ने, इनके उत्तराधिकारियों ने मगध को क्या कर लिया? बांट लिया। इस कारण मगध साम्राज्य का पतन हुआ। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन चरित्र और उनके उपलब्धियों पर प्रकाश डालें। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन चरित्र और उनके उपलब्धियों पर प्रकाश डालें। आप लिखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके माता का नाम मुरा, पिता का नाम सूर्यगुप्त, जो पिपली वंश के राजा थे। इनकी पत्नी दुर्धरा, इन्होंने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अत्याचारी शासक घनानंद की हत्या करके 382 ईसा पूर्व में नंद वंश के जगह पर मौर्य वंश की क्या किया? स्थापना किया। इनके उपलब्धि की बात करते हैं कि इनकी उपलब्धि क्या थी? तो इन्होंने पहली बार संपूर्ण उत्तर भारत को एक राजनीतिक सूत्र में बांधने का क्या किया था? काम किया था। दूसरी उपलब्धि, इन्होंने सिकंदर के प्रांतपति सेल्यूकस निकेटर को युद्ध में पराजित कर दिया और सिकंदर के द्वारा जीते गए क्षेत्र को वापस ले लिया और अपने मगध साम्राज्य में मिला लिया। इनकी दूसरी उपलब्धि थी। तीसरा, इनका विवाह सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से हुआ था। इसके अलावा इन्होंने अपने जीवन का अंतिम समय में भद्रबाहु से क्या ले लिया? जन्मधर की दीक्षा ले लिया और 298 ईसा पूर्व में कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में चंद्रगिरी की पहाड़ी पर काया कलेश मतलब भूखे प्यासे प्राण को त्याग दिया। तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धि। अगला है, गुप्त काल को स्वर्ण काल कहते हैं क्यों? गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहते हैं? तो आप लिखेंगे गुप्त काल प्राचीन भारतीय इतिहास का एक युगांतकारी काल था। मतलब गुप्त काल प्राचीन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण काल था। विद्वान किसी भी काल को स्वर्ण काल का दर्जा उस काल की उपलब्धियों के द्वारा देते हैं। मतलब किसी काल को स्वर्ण काल मतलब सुंदर काल का दर्जा उस काल में हुए अच्छे अच्छे कार्य के लिए मिलते हैं। गुप्त काल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल इसलिए कहते हैं क्योंकि गुप्त काल में भारत की संस्कृति मतलब परंपराएं चरमोत्कर्ष पर थी, बहुत ऊपर थी। इस काल में ज्ञान विज्ञान, कला, स्थापत्य कला, साहित्य कला, मंदिर निर्माण कला, मूर्ति निर्माण कला का प्रचुर विकास हुआ। भारत के सभी प्रमुख मंदिरों का निर्माण, सभी ग्रंथों का संकलन गुप्त काल में ही हुआ। इस वंश के शासकों ने संपूर्ण भारत को एक राजनीतिक सूत्र में बांधने का काम किया। इस वंश में समुद्रगुप्त जैसे महान विजेता हुए, वहीं चंद्रगुप्त द्वितीय जैसे, विक्रमादित्य जैसे विद्वान के महान संरक्षक आश्रयदाता हुए। मतलब इस वंश में चंद्रगुप्त जैसे महान राजा हुए, तो वहीं चंद्रगुप्त द्वितीय मतलब विक्रमादित्य जैसे राजा भी हुए जिन्होंने विद्वानों को आश्रय दिया। यह काल प्रशासनिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टिकोण से समृद्धि का काल था। मतलब शासन व्यवस्था के क्षेत्र में, आर्थिक क्रिया क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में बड़ा ही महत्वपूर्ण था। इतिहासकार एल.डी. बार्नौट ने गुप्त काल को उसी स्थान पर रखा है जो स्थान यूनान में पेरिकलिस का था। इसी तरह उपलब्धियों के आधार पर गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के प्रमुख स्रोतों को लिखें। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के प्रमुख स्रोतों को लिखें।
आप लिखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं। नंबर 1 आ जाएगा वेद, इसकी संख्या 4 है, इसका संकलन वेद व्यास ने किया। तो पहली बात तो हम चारों वेद के को पढ़कर पढ़ लेंगे। दूसरा है महाकाव्य। महाकाव्य इसके अंतर्गत रामायण और महाभारत को रखा गया है। रामायण के लेखक आदि कवि वाल्मीकि और महाभारत के लेखक वेद व्यास हैं। मतलब रामायण और महाभारत से भी हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा पुराण, इसकी संख्या 18 है और इसका संकलन रोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा ने किया। तो पुराणों को पढ़कर खास करके हम प्राचीन भारत को जान सकते हैं। उसके बाद चाणक्य के द्वारा लिखा गया पुस्तक अर्थशास्त्र, चाणक्य जिनको कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहते हैं, इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक अर्थशास्त्र जो राजनीति शास्त्र की पुस्तक है, इसको पढ़ के भी हम प्राचीन भारत को जान सकते हैं। इसके अलावा बौद्ध धर्म के साहित्य जैसे जातक, पीटक, दीपवंश, महावंश, इन पुस्तकों को पढ़कर भी हम प्राचीन भारत के इतिहास को जानते हैं। इसके अलावा जैन धर्म के ग्रंथ में आंग, उपांग, प्रकीर्ण, कलहन के द्वारा लिखा गया पुस्तक राजतरंगिणी, पतंजलि के द्वारा लिखा गया पुस्तक महाभाष्य, और कालिदास ने तो अनेक सारे नाटक लिखा था। इसमें मालविका अग्निमित्रम, कुमार संभवम, विक्रमो वंशियम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, इन पुस्तकों से भी हमें प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है। इसके अलावा विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया पुस्तक मुद्राराक्षस और पाणिनि के द्वारा लिखा गया पुस्तक अष्टाध्यायी, इन पुस्तकों को पढ़कर हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये रहा 2009 से 2021 तक इतिहास के पाठ 1 और पाठ 2 से पूछे गए महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों का संग्रह। निश्चित तौर पे अगर इस पूरे पाठ को पढ़ लेते हैं तो निश्चित तौर पे 25 से 30 अंक का प्रश्न पूरी गारंटी के साथ पूछा जाएगा। मतलब आज के क्लास को देखकर याद कर लेते हैं तो आप 30 अंक का प्रश्न कम से कम सॉल्व कर देंगे। तो आज के क्लास में इतना ही, धन्यवाद।